हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के क्लासेस मथुरा पर। आज मैं आपको ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला चैप्टर है आपकी साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दो या अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया। दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है एक उदाहरण की, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो जल प्राप्त हो जाता है, तो दो अलग पदार्थों को मिलाया और एक नया पदार्थ मिल गया, तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम दर्शाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं एक रासायनिक समीकरण के द्वारा। जैसे ये अभिक्रिया थी, इसको दिखाएंगे कैसे? इस तरह से दिखाएंगे। हाइड्रोजन यानी कि H2, ऑक्सीजन यानी कि O2, जल यानी कि H2O। तो अभिक्रिया को दर्शाते किस चीज़ से हैं? समीकरण के द्वारा। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, तो जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकर्मक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में अभिकर्मक तत्वों का कुल परमाणु द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी क्यों होता है? तो दो स्थितियों से ये जरूरी हो जाता है। दो कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें इसे संतुलित करना जरूरी हो जाता है। पहली स्थिति है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में पदार्थ ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो बराबर रहता है ना। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं तत्व, उनका द्रव्यमान जो बन रहा है उत्पाद, उसके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसीलिए संतुलित करना जरूरी है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरी स्थिति यह है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने में। अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं इसका पता तभी चलेगा आपको जब संतुलित कर देंगे आप किसी भी समीकरण को। ठीक है ना, किसी भी समीकरण को जब आप संतुलित कर देते हैं तभी आपको अणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो सकता है। तो ये दो स्थिति हो गई। अब बात आती है एक उदाहरण लेने की, तो संतुलित करते हैं। जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसको अगर संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने? दो अणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन का अणु एक है, तो यहाँ दो का गुणा कर देंगे तो कितने हो गए? ऑक्सीजन दो हो गए। बात आती है हाइड्रोजन की। देखो, 2 2 जा 4, दो दूनी 4 हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। यहाँ 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो का गुणा। अब देखो, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो अभिकर्मक में और उत्पाद में द्रव्यमान बराबर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आपका अगला टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक एक करके इनको समझना है और इसके एग्जाम्पल आपको देखने हैं। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि अभिकर्मक दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं और मिलकर के उत्पाद एक बनाते हैं, ओनली सिंगल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मिलना होता है जुड़ना। ठीक है, अनेक चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बनाती हैं। जैसे इसके हम उदाहरण लेते हैं, रिएक्शंस कुछ लेते हैं। जैसे देखो, एक अभिक्रिया आपने पढ़ी थी H2 + O2, H2O बना देते हैं जल। ठीक है, H2 गैस है, O2 गैस है और जल का निर्माण H2O बना देते हैं जल, L लिक्विड होता है वो। ये सिंबल है इनके, ये सिंबल भी दिखाना जरूरी होता है।
अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, एक उदाहरण हो गया। और उदाहरण देख लीजिए, कार्बन को जलाते हैं, कार्बन सॉलिड होता है ठोस, इसको जलाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं CO2, तो क्या बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये गैस है और ये मिलके गैस बना रहे हैं। तो देखो इसमें भी 2 उत्पाद मिलके 2 अभिकर्मक मिल रहे हैं, 1 उत्पाद बन रहा है, 2 अभिकर्मक मिल रहे हैं, 1 उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकर्मक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं, अभिकर्मक एक होता है वो टूट जाता है और कई सारे उत्पाद बना देता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, देखो उदाहरण लेते हैं इसके लिए। देखिए, जब जल है H2O, जल आप जानते हैं लिक्विड, जब इसमें से हम विद्युत पास करा देते हैं, क्या करा देते हैं, विद्युत गुजार देते हैं इसमें से, तो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH- ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। देखो 2 उत्पाद बन गए। और देखो उदाहरण ले लेते हैं इसमें AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड होता है। जब इसमें से सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में जब इसे हम रख देते हैं तो क्या होगा कि क्लोरीन तो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और सिल्वर यानी कि चांदी अलग हो जाती है, चांदी अलग हो जाती है। तो अब इसको अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 लिख दीजिए और आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो ये बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकर्मक है टूट जाता है 2 बना रहा है, एक अभिकर्मक टूट जाता है 2 बना रहा है। तो इसी का एकदम विपरीत है ये, एकदम उल्टा। इसमें एक अभिकर्मक टूट जाता है, कई सारे उत्पाद बनाता है, इसमें कई सारे अभिकर्मक जुड़ जाते हैं, एक उत्पाद बना देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विलयन में से हटा दे, ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विलयन में से हटा देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई ज़्यादा ताकतवर इंसान आ जाए और कम ताकतवर इंसान को उसके घर में से भगा दे, इस तरह से अभिक्रिया होती है। देखो जैसे उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे जिंक है, जस्ता जिसे कहते हैं, ठोस अवस्था में है सॉलिड, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये विलयन है इसका, एक्वस AQ लिखते हैं या जलीय लिखा जाता है, अभिक्रिया की, तो ये जिंक इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में ये होगा, ये इसे हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपर तो हो जाएगा अलग ठोस अवस्था में, और जिंक और सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फेट बना देंगे एक्वस मीडियम में। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन हो गया, इसने कॉपर को हटा दिया क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है, तो इसका पता लगाने के लिए एक होती है सक्रियता श्रेणी। क्या होती है, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी होती है। तो सक्रियता श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। हमारे चैनल की पिछली वीडियो पे आपको मिल जाएगी, ये शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। याद करने की इसकी ट्रिक है, आसान तरीका है, 1 मिनट में याद कर लोगे आप, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपकी अंतिम अभिक्रिया है, अभिक्रिया का अंतिम प्रकार वो कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होते हैं, जब किसी भी परमाणु पर आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं आयन। किस तरह से, देखो इसका उदाहरण समझेंगे। इसकी सबसे सिंपल डिफाइन है, सबसे सिंपल परिभाषा है, आयनों का आदान प्रदान होता है, बस। तो देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया आपको HCl एक्वस, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, Na तो H की जगह जाता है, H Na की जगह चला जाता है, Na और Cl NaCl बना देते हैं एक्वस जलीय माध्यम में, और ये जो हाइड्रोजन है और OH है ये मिलकर के क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं H2O।
ठीक है, जल कैसा होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया। आयनों का आदान प्रदान कैसे समझेंगे आप, जैसे HCl है, HCl का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज को, रिएक्शन को, आयनों के आदान प्रदान को यहाँ समझ लीजिए आप, मैं यहाँ इस बॉक्स में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो HCl का मतलब होता है H प्लस Cl माइनस, और NaOH का मतलब होता है Na प्लस OH माइनस, ठीक है। HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस, NaOH को लिख सकते हैं Na प्लस OH माइनस। तो देखो क्या हुआ, H प्लस Na प्लस की जगह है और Na प्लस H प्लस की जगह है, बस इतना ही तो हुआ है। H यहाँ आ गया, OH के साथ मिल गया, H और OH H2O बन गया, Na यहाँ आ गया, Na और Cl, NaCl बन गया। तो क्या हुआ, ये जो धनायन है, ये जो धनायन है प्लस और प्लस, तो आयनों का आदान प्रदान ही तो हुआ है। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, एक सिंगल नहीं होता। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ जिंक अकेला है, यहाँ कोई अकेला नहीं होता, सब जोड़वे में होते हैं, सब जोड़े में होते हैं। तो आप ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। आप चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, एनर्जी निकलती है जिसमें से, ऊष्मा कह सकते हैं या ऊर्जा भी कह सकते हैं, मुक्त होती है, मतलब निकलती है ऐसी अभिक्रियाओं में। उदाहरण जैसे CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, चूना, H2 आप जानते हैं जल होता है, इन दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। तो क्या निकलती है साथ में, हीट निकलती है, ऊष्मा। ये क्या होता है पता है, चूना सफ़ेदी जो आप घरों में करते हैं, उसको जब आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण ले लो, आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं, कोयले को आप जला रहे हैं, कार्बन मतलब कोयला कह सकते हैं, ठीक है। कोयले को आपने जलाया तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें, और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। क्या हुआ, आपने कोयले को जलाया, उजाला होगा, प्रकाश निकलेगा, और वो गर्म तो होगा ही होगा, यानी कि ऊष्मा भी निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए आपको खुद एनर्जी देनी पड़ती है, ऊष्मा या किसी भी रूप में आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण देखो, जैसे H2O पानी है, इसमें आपने विद्युत करंट डाल दिया तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस अलग अलग हो गए, तो विद्युत आपने ऊर्जा दी है ना इसमें। ऐसी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें भी करंट पास करा दिया, करंट डाल दिया, तो क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, दोनों अलग हो गए। क्या हुआ, आपने ऊर्जा दी है अभिक्रिया में। इसी तरह से देखो AgO सिल्वर ऑक्साइड है, इसको गर्म कर दो, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ऊर्जा दी आपने, इसको गर्म किया खुद अपने पास से। इसी तरह से AgCl सूर्य के प्रकाश, आपने क्या किया, इसमें सूर्य का प्रकाश डाला तो Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो देखो यहाँ भी क्या हुआ, आपने ऊर्जा दी सूर्य के प्रकाश के रूप में, तो जिसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ती है खुद, ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। आप जितने भी वियोजन अभिक्रिया करते हो, दूसरे प्रकार की बताई थी वियोजन अभिक्रिया, टूट कर नया बनना, तो कोई चीज़ टूटेगी कब, जब आप उसमें ऊर्जा दोगे। ऊर्जा दे रहे हो तो कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, जब हम ऊर्जा देते हैं तो वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती हैं सभी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिल जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.